नमस्ते। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं लंबे दौर पर नजर डालने वाले हैं, मध्यकालीन भारत। हाँ बिल्कुल, ये वो समय है, मतलब मोटे तौर पे अगर कहें तो 8वीं सदी के मध्य से लगभग 750 ईस्वी से 750 से लेकर 18वीं सदी की शुरुआत तक 1707 ईस्वी तक औरंगजेब की मृत्यु तक का समय। करीब 950 साल। और इन सालों में कितना कुछ बदला, बड़े बड़े साम्राज्य बने, बिगड़े। बिल्कुल, नए राजवंश आए, नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं बनी। और सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो संस्कृतियों का मिलना जुलना। हाँ, वो संगम जिसने आज के भारत की एक तरह से नींव रखी। तो हमारे पास इस विषय पर काफी स्रोत हैं और आज कोशिश यही रहेगी कि हम इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं उनको एक बातचीत के अंदाज में सामने रखें। हाँ, एक संवादात्मक अवलोकन जैसा आपने कहा। लक्ष्य यही है कि इस इतने लंबे समय को इसके जो मुख्य राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मोड़ हैं उनको आसानी से समझें और दिलचस्प तरीके से। हाँ, दिलचस्प बनाना जरूरी है। तो चलिए इस जानकारी से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि मध्यकालीन भारत के बारे में स्रोत क्या कहते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से करें? प्रारंभिक मध्यकालीन काल? हाँ, वहीं से शुरू करना ठीक रहेगा, लगभग 750 से 1200 ईस्वी तक। ये वो समय था जब जैसे गुप्त साम्राज्य जैसी पुरानी शक्तियां कमजोर हो गई थीं। बिल्कुल, और भारत का जो राजनीतिक नक्शा था वो बदल रहा था। कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी। हाँ, मतलब देश कई क्षेत्रीय राज्यों में बटा हुआ था, हर कोई अपनी पहचान बना रहा था, अपनी ताकत दिखा रहा था। अच्छा, अगर हम पूर्व की तरफ देखें, बंगाल बिहार का इलाका, तो वहाँ पाल वंश था। हाँ, पाल वंश। और पाल शासक तो जाने जाते हैं बौद्ध धर्म को संरक्षण देने के लिए। बिल्कुल, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय, उन्हें काफी समर्थन मिला। जरा सोचिए वो माहौल कैसा रहा होगा। नालंदा के विशाल हॉल, हजारों छात्र, शिक्षक, ज्ञान विज्ञान पर चर्चाएं। कल्पना ही रोमांचक है। उन्होंने कला और साहित्य को भी बढ़ावा दिया। और उसी समय अगर हम उत्तर और पश्चिम भारत में देखें तो गुर्जर प्रतिहार। हाँ, गुर्जर प्रतिहार एक बड़ी शक्ति थे। उन्हें तो कई इतिहासकार उस दौर का भारत का प्रहरी मानते हैं। सही कहा, क्योंकि उन्होंने पश्चिम से जो शुरुआती अरब आक्रमण हुए हैं, हाँ, उनका काफी सफलतापूर्वक सामना किया। हाँ, उन्हें गंगा घाटी में घुसने से रोका और कन्नौज को राजधानी बनाया। हाँ, कन्नौज उस समय बहुत महत्वपूर्ण था ना। बिल्कुल, और इसी कन्नौज के लिए तो वो त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुआ था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। हाँ, ये दिलचस्प बात है कि शक्ति किसी एक जगह केंद्रित नहीं थी। ये तीनों ही अपने अपने इलाकों में ताकतवर थे और कन्नौज पर नियंत्रण के लिए इनमें संघर्ष चलता रहता था। इस क्षेत्रीयता का क्या मतलब था? मतलब उपमहाद्वीप के लिए? इसका मतलब था कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राजनीतिक सांस्कृतिक धाराएं पनप रही थीं। एक गजब की विविधता आ रही थी। है राष्ट्रकूट वंश। हाँ, राष्ट्रकूट, उनकी सैन्य ताकत तो थी ही, लेकिन उनकी कला और वास्तुकला, एलोरा का कैलाश मंदिर, वो तो अद्भुत है। मतलब एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे काट काट कर पूरा मंदिर बना देना। एकाश्म, मोनोलिथिक कहते हैं जिसे, उस युग की इंजीनियरिंग और कला का बेहतरीन नमूना है ना। और थोड़ा दक्षिण में जाएं तो चोल साम्राज्य। हाँ, चोल। दक्षिण भारत में उनका दबदबा था। वो अपनी जमीनी ताकत के साथ साथ नौसेना के लिए भी जाने जाते थे। बिल्कुल, उनकी नेवी बहुत स्ट्रांग थी। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव फैलाया। समुद्री व्यापार पर नियंत्रण। हाँ, और भव्य मंदिर बनवाए, जैसे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। उसका विशाल आकार और वो बारीक नक्काशी आज भी देखकर उनकी शक्ति का अंदाजा लगता है। तो अगर हम इस पूरे काल को, मतलब 750 से 1200 ईस्वी को संक्षेप में देखें, तो ये क्षेत्रीय शक्तियों के उभरने का समय था। पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल, ये तो बड़े नाम हैं, और भी कई राज्य थे। हर क्षेत्र की अपनी एक पहचान बन रही थी। बिल्कुल, चाहे कला हो, प्रशासन हो या युद्ध की तकनीक, ये सिर्फ राजनीतिक इकाइयां नहीं थीं, ये भारतीय सभ्यता को अपने अपने तरीके से समृद्ध कर रही थीं। ये दौर क्षेत्रीय जीवन शक्ति का प्रतीक था। अच्छा, तो ये क्षेत्रीय राज्यों वाला दौर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, 13वीं सदी की शुरुआत, यानी 1200 ईस्वी के बाद। हाँ, लगभग 1206 ईस्वी में उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था आती है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। सल्तनत मतलब सुल्तान का शासन। बिल्कुल, यह भारत में स्थापित होने वाला पहला बड़ा तुर्की अफगान मूल का मुस्लिम शासन था। और ये काफी लंबा चला है ना? हाँ, 300 साल से भी ज्यादा, 1526 तक दिल्ली इनका केंद्र रहा। इसकी नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो पहले मोहम्मद गोरी के गुलाम और सेनापति थे। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक। वही।
उन्होंने ही दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। तो सल्तनत काल में भी अलग अलग वंश आए होंगे? हाँ, कई वंशों ने शासन किया, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। खिलजी वंश का नाम तो काफी सुना है। अलाउद्दीन खिलजी? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी इस वंश के सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सुल्तान थे। उन्होंने साम्राज्य का विस्तार तो किया ही, दक्षिण तक। हाँ, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत तक। लेकिन वो अपने प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। वो बाजार नियंत्रण वाले सुधार? बिल्कुल, वो बहुत चर्चित है। उन्होंने जरूरी चीजों के दाम तय कर दिए थे, अनाज, कपड़े, घोड़े, गुलाम, सबके। अच्छा, मतलब फिक्स प्राइस? हाँ, और व्यापारियों के लिए बड़े सख्त नियम थे। नाप तोल पर कड़ी निगरानी, जमाखोरी पर रोक। और सैनिकों को नकद वेतन? हाँ, उस व्यवस्था को भी मजबूत किया। इन सुधारों का क्या मकसद रहा होगा, मतलब क्यों किए ये सब? देखिए, सूत्रों के आधार पर अगर सोचें तो कई कारण थे। एक तो मंगोल आक्रमण का खतरा था। हाँ, वो तो था। तो एक बड़ी सेना रखनी थी और सैनिकों को कम लेकिन फिक्स्ड वेतन पर खुश रखना था। उसके लिए चीजों का सस्ता होना जरूरी था। अच्छा, ये बात है। दूसरा, दिल्ली जैसे बड़े शहर की आबादी को जरूरी सामान सही दाम पर मिले ताकि कोई असंतोष ना फैले। लेकिन ये लागू करना तो मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, और इसका असर व्यापारियों और किसानों पर जरूर पड़ा होगा। ये राज्य की ताकत तो बढ़ाता था पर आर्थिक आजादी को कम करता था। खिलजियों के बाद कौन सा वंश आया? तुगलक वंश, और इसमें एक सुल्तान हुए, मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, इनका नाम तो सुना है। काफी प्रयोगवादी शासक माने जाते हैं। बिल्कुल, विद्वान थे, दूरदर्शी थे, लेकिन उनके कुछ प्रयोग कह सकते हैं कि सफल नहीं हुए। जैसे वो राजधानी बदलना, दिल्ली से दौलताबाद। हाँ, दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम दौलताबाद रखा, बहुत बड़ा और मुश्किल कदम था। और वो सांकेतिक मुद्रा वाला प्रयोग, तांबे के सिक्के चलाना। हाँ, सोने चांदी की जगह तांबे कांसे के सिक्के, जिनकी वैल्यू सोने चांदी के बराबर मानी गई। आइडिया तो शायद अच्छा रहा होगा। आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कमी रह गई। दोनों ही प्रयोग बुरी तरह फेल हुए और लोगों को बहुत परेशानी हुई। और सल्तनत का आखिरी वंश कौन सा था? लोदी वंश, ये अफगान मूल के थे। लेकिन उनका शासन भी चुनौतियों भरा रहा। हाँ, और फिर आता है साल 1526। पानीपत की पहली लड़ाई। बिल्कुल, दिल्ली के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी और सामने मध्य एशिया से आए बाबर। ये लड़ाई तो निर्णायक थी। बहुत ज्यादा। एक तरफ लोदी की विशाल पारंपरिक सेना, हाथी वगैरह। हाँ। दूसरी तरफ बाबर की छोटी अनुशासित सेना, लेकिन उसके पास थी नई तकनीक, तोपें और बारूद। तोपों का इस्तेमाल। हाँ, और बेहतर रणनीति। बाबर की जीत हुई। इब्राहिम लोदी मारे गए। हाँ, युद्ध में ही मारे गए, और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो। और अंदाजा लगाइए कौन जीता? बाबर। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और यहीं से मुगलों के लिए मंच तैयार हुआ। बिल्कुल। तो पानीपत की इस जीत ने भारत में एक नए और शायद सबसे शानदार शाही दौर की नींव रखी, मुगल साम्राज्य। हाँ, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। 1526 में बाबर से शुरू होकर 1707 तक तो ये अपने चरम पे रहा। हाँ, औरंगजेब की मृत्यु तक। उसके बाद भी चला, लेकिन वो शक्ति नहीं रही। बाबर ने तो नींव रखी, लेकिन साम्राज्य को असली मजबूती किसने दी? अकबर ने। हाँ, उनके पोते जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वो सिर्फ 13 साल के थे जब गद्दी पर बैठे। लेकिन उन्होंने न सिर्फ साम्राज्य को बहुत बढ़ाया, बल्कि एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था भी बनाई। अकबर सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक विचारक भी थे, एक कुशल प्रशासक। उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटाया, राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए और उन्हें धर्म पालन की आजादी दी। अपने दरबार में सभी धर्मों के विद्वानों को बुलाकर चर्चाएं थी। सुलह कुल की नीति, यानी सबके साथ शांति। और वो दीने इलाही क्या था? वो एक तरह का समधर्मी आध्यात्मिक मार्ग शुरू करने की कोशिश थी, जिसमें इस्लाम, हिंदू, पारसी, जैन धर्मों के अच्छे सिद्धांत मिलाने की कोशिश थी। अच्छा। हालांकि वो ज्यादा चला नहीं शायद। हाँ, मानने वाले कम थे, पर ये उनकी सोच को दिखाता है। उनके समय में साम्राज्य कश्मीर से गोदावरी और अफगानिस्तान से बंगाल तक फैल गया था। इन नीतियों के पीछे क्या सोच थी? मतलब क्या ये सिर्फ आदर्शवाद था या राजनीतिक जरूरत भी? देखिए, ये अकबर की राजनीतिक दूरदर्शिता भी थी। भारत जैसे विविधता वाले देश पर राज करने के लिए जरूरी था कि बहुसंख्यक आबादी का भरोसा जीता जाए। राजपूतों के साथ सहयोग से उन्हें वफादार योद्धा मिले, साम्राज्य को स्थिरता मिली।
उनकी प्रशासनिक व्यवस्था जैसे मनसबदारी सिस्टम ने भी साम्राज्य को चलाने में मदद की। तो इन नीतियों ने साम्राज्य को मजबूत किया। बिल्कुल। और एक मिलीजुली संस्कृति जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उसको भी बढ़ावा मिला। अकबर के बाद कौन आए? जहांगीर। हाँ, उनके बेटे जहांगीर। उन्हें कला से बहुत प्रेम था, खासकर पेंटिंग से। हाँ, मुगल मिनिएचर पेंटिंग उनके समय में शिखर पर पहुंची। और उन्हें न्याय का भी बड़ा ख्याल था। वो न्याय की जंजीर वाली कहानी सुनी होगी। हाँ, कि कोई भी फरियादी उसे बजाकर सीधे बादशाह तक पहुंच सकता था। जी। फिर आए शाहजहां। शाहजहां का नाम आते ही तो ताजमहल याद आता है। यकीनन, ताजमहल तो है ही लाजवाब, लेकिन उन्होंने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा में और भी कई इमारतें बनवाई। तो उनके काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही। शान शौकत और कलात्मकता का चरम था वो दौर। और फिर आते हैं औरंगजेब आलमगीर। हाँ, मुगल बादशाहों में आखिरी शक्तिशाली शासक। उनके समय में साम्राज्य सबसे ज्यादा फैला। हाँ, भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा विस्तार। दक्षिण में बीजापुर, गोलकुंडा को जीत लिया, लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा। लेकिन ये विस्तार महंगा पड़ा शायद। हाँ, दक्षिण में मराठों के साथ लंबे और खर्चीले युद्ध हुए, शाही खजाना खाली होने लगा। और उनकी नीतियां भी कुछ कठोर मानी जाती हैं, जैसे जजिया कर फिर से लगाना। हाँ, जजिया कर फिर से लगाया। कुछ मंदिरों को तोड़ने के आदेश भी दिए। इससे गैर मुस्लिम प्रजा में, खासकर राजपूतों और मराठों में नाराजगी बढ़ी, विद्रोह हुए। हालांकि वो खुद एक कुशल सेनापति और मेहनती शासक थे। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी धार्मिक कट्टरता और लगातार युद्धों ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। तो 1707 में उनकी मृत्यु एक तरह से टर्निंग पॉइंट था। हाँ, उनकी मृत्यु को अक्सर मुगल शक्ति के पतन की शुरुआत माना जाता है। साम्राज्य बाहर से बड़ा दिख रहा था, पर अंदर से खोखला होने लगा था। तो अगर हम पूरे मुगल काल को देखें, 1526 से 1707 तक, तो ये भव्यता और जटिलताओं का मिश्रण था। एक तरफ राजनीतिक एकता, कुशल प्रशासन, कला, साहित्य, वास्तुकला का विकास, तो दूसरी तरफ खासकर औरंगजेब के समय ऐसी नीतियां और संघर्ष जिन्होंने पतन के बीज बो दिए। एक नाजुक संतुलन था, कह सकते हैं, राजनीतिक शक्ति और सांस्कृतिक प्रतिभा का। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब राजाओं और लड़ाइयों से थोड़ा हटकर बात करते हैं उस दौर के आम जीवन, समाज और संस्कृति की, क्योंकि इतिहास सिर्फ शासकों का तो नहीं होता। सही कहा। और मध्यकाल में इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण हो रहा था। जैसे भक्ति आंदोलन। हाँ, भक्ति आंदोलन, ये एक बहुत बड़ी लहर थी। उत्तर से दक्षिण तक कबीर, रैदास, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, गुरु नानक देव, कितने ही नाम हैं। तुकाराम, नामदेव, अनगिनत। और इनकी खासियत क्या थी? इन्होंने आम लोगों की भाषा में बात की। बिल्कुल, संस्कृत की बजाय हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली में अपनी बात कही। ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति, मानवीय एकता का संदेश दिया। जाति पाति, कर्मकांड का विरोध किया। हाँ, सीधे साधे तरीके से ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। इनके भजन आज भी गाए जाते हैं। और भक्ति आंदोलन की तरह ही सूफीवाद का भी असर था। बहुत गहरा असर। मध्य एशिया से जो सूफी संत आए, खासकर चिश्ती सिलसिले के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, हाँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद, इन्होंने प्रेम, शांति, भाईचारे का पैगाम दिया। उनकी दरगाहें तो आज भी सब धर्मों के लोगों के लिए खुली हैं। बिल्कुल, वो आध्यात्मिक शांति के केंद्र बन गई। और उन्होंने संगीत जैसे कव्वाली को इबादत का जरिया बनाया। तो इन भक्ति और सूफी आंदोलनों का क्या महत्व था? मतलब सिर्फ धार्मिक नहीं, सिर्फ धार्मिक नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत था। ये उस समय के समाज की जड़ता, भेदभाव के खिलाफ एक आवाज थे। आम लोगों को, खासकर निचली जातियों, महिलाओं को एक जगह दी। हाँ, उन्हें सम्मान और अपनी बात कहने का मंच मिला। ये धाराएं सत्ता के समानांतर चलती रहीं। कभी समर्थन मिला, कभी विरोध भी हुआ। लेकिन इनका फोकस आम इंसान पर रहा। बिल्कुल, इन्होंने समाज के ताने बाने को मजबूत किया और मिलीजुली संस्कृति को बढ़ावा दिया। अच्छा, समाज और धर्म के अलावा अर्थव्यवस्था कैसी थी उस दौर में? स्रोत बताते हैं कि अर्थव्यवस्था काफी जीवंत थी। कृषि तो मुख्य आधार थी ही। लेकिन शहर भी बढ़ रहे थे। हाँ, दिल्ली, आगरा, लाहौर, अहमदाबाद, सूरत जैसे शहर बड़े व्यापारिक केंद्र बन गए थे। और व्यापार, कपड़ा उद्योग वगैरह। हाँ, हस्तशिल्प, खासकर कपड़ा उद्योग बहुत उन्नत था। भारतीय कपड़ा दुनिया भर में मशहूर था। व्यापार मार्ग भी सक्रिय थे, जमीनी और समुद्री दोनों। भारत मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया सबसे जुड़ा हुआ था। और इन सबके बीच जो सबसे दिलचस्प चीज हो रही थी
वो थी संस्कृतियों का मिलना। हाँ, वो सांस्कृतिक संगम। वास्तुकला में तो ये साफ दिखता है। मस्जिदों, मकबरों में इस्लामी मेहराब, गुंबद हैं। तो साथ में भारतीय अलंकरण, कमल, छज्जे भी हैं। और मंदिरों पे भी इस्लामी प्रभाव दिखता है कहीं कहीं। बिल्कुल, ये सिर्फ इमारतों में नहीं था। भाषा को देखिए, हिंदी और फारसी के मेल से उर्दू बनी। साहित्य, संगीत। हाँ, ख्याल, ठुमरी, कव्वाली, चित्रकला, खान-पान, रहन-सहन, हर चीज में ये मेलजोल दिखता है। तो एक तरह से एक साझा विरासत तैयार हो रही थी। एक सांस्कृतिक गुलदस्ता कह सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास लगभग 750 से 1707 ईस्वी तक। हाँ, इसके कई चरण रहे। शुरुआत क्षेत्रीय राज्यों से हुई, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल। फिर आई दिल्ली सल्तनत, जिसने उत्तर भारत में केंद्रीय शासन दिया। और फिर मुगल साम्राज्य, जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरोया, कम से कम अपने शिखर पर। इस पूरे दौर की कहानी से जो एक बड़ी तस्वीर उभरती है, वो है निरंतरता और बदलाव का संगम। मतलब एक तरफ राजनीतिक संघर्ष, युद्ध, साम्राज्य बने, बिगड़े, ये सब चलता रहा। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं संघर्षों और संपर्कों के बीच संस्कृतियों का अद्भुत मेल मिलाप भी हो रहा था। विचार, तकनीक, कला, धर्म, सब एक दूसरे से मिले घुले। और इसी से वो पहचान बनी जिसे आज भारतीय कहते हैं। हाँ, वो जटिल बहुरंगी पहचान। ये दिखाता है कि टकराव और रचनात्मकता, संघर्ष और समन्वय, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं और एक अनूठी सभ्यता को जन्म दे सकते हैं। बिल्कुल। ये बात तो सोचने वाली है, और शायद आज के संदर्भ में भी ये प्रासंगिक है। कैसे? शायद ये सोचना कि अतीत के इन अनुभवों को, मतलब संघर्ष और समन्वय, दोनों को समझना आज दक्षिण एशिया की जो जटिलताएं हैं, उन्हें समझने में कैसे मदद कर सकता है। ये एक अहम सवाल है। या फिर ये कि इतिहास के अलग अलग किरदारों को, जैसे अकबर और औरंगजेब की नीतियों को, आज कैसे देखा जाता है, उनकी विरासतों की अलग अलग व्याख्याएं कैसे होती हैं, और उन व्याख्याओं का हमारे आज पर क्या असर पड़ता है। हाँ, ये सोचने का विषय है कि इतिहास की ये मिली-जुली विरासत, जिसमें टकराव भी है और साझापन भी, वो आज भी इस क्षेत्र की पहचान और इसके रास्ते को कैसे आकार दे रही है।